यूपीएससी प्री 2025 को टारगेट कर रहे हैं। स्पेसीज कुछ देख लेते हैं, कुछ मैपिंग देखेंगे, कुछ पॉलिटी के न्यूज़ देखेंगे। देखो, फर्स्ट एवर हनी बेगर जो है ना, उत्तराखंड के तराई फॉरेस्ट में देखा गया है, ट्रैप किया गया कैमरा में। तो फर्स्ट टाइम कैप्चर्ड ऑन कैमरा इन द ट्राई ईस्ट फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। तो कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम देखा गया तो डेफिनेट सी बात है क्वेश्चन बनेगा, हनी बेगर कहाँ देखा गया, पूछा जा सकता है। ये एक ओमनीवोरस है, यू नो ओमनीवोरस, नॉक्टर्नल होता है जो रात में जगते हैं, ऑल्सो नॉन एज रैटल भी इसको बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक्ट को देखते हो तो इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, और IUCN का जो लिस्ट होता है उसमें ये लिस्ट कंसर्न है, मतलब इसकी जनसंख्या अच्छा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ, तो ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट में। तो इकोसिस्टम का हेल्थ अच्छा है ना है, ये इंडिकेट करता है। अगर अच्छा इंडिकेट करता है, क्योंकि लिस्ट कंसर्न है और इकोसिस्टम का हेल्थ से इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं कि हेल्थ जो है ना इकोसिस्टम का अच्छा है कि नहीं, तो इसका ये डिफाइन करता है इस चीज़ को, ठीक है। जब हम कैप बुफेलो को देखें, ये अफ्रीका में पाया जाता है। ह्यूमन के से साथ इनका बार बार जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में स्टडी है, लेकिन हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा कंसर्न होगा। अफ्रीका का 5 बिग स्पेसीज है, तो क्या क्या है, लाइन हो गया, लेपर्ड हो गया, एलिफेंट हो गया और राइनोसोरस हो गया, तो ये है। उसके साथ यहाँ वाइट और ब्लैक राइनो पाया जाता है, हमने राइनोसोरस देख लिया है। तो यहाँ पे जो केफ बफेलो है ना, वो वन ऑफ द 5 बिग 5 स्पेसीज में से है। तो आपसे पूछ सकता है केफ बफेलो इज वन ऑफ द बिग 5 स्पेसीज ऑफ अफ्रीका, ऐसा पूछ सकता है, तो ये है, ठीक है। अगर 4 अफ्रीकन सब स्पीसीज ऑफ अफ्रीकन बफेलो देखोगे, अफ्रीकन बफेलो का 4 सब स्पेसीज देखें हम, तो सबसे पहला केफ बफेलो होता है जिसको हम लोग अफ्रीकन बफेलो भी बोलते हैं। उसके साथ साथ फॉरेस्ट बफेलो होता है, वेस्ट अफ्रीकन सवाना बफेलो होता है और सेंट्रल अफ्रीकन सवाना बफेलो होता है। ये आपको साथ ही साथ पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये अक्रॉस द सवाना ऑफ ईस्ट और सदर्न अफ्रीका में पाया जाता है, मतलब सवाना जो इनका है लैंड, ग्रास लैंड, उसके ईस्ट में पाया जाता है और सदर्न में पाया जाता है। ये आपको जानने की जरूरत है। डेफिनेटली स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है, ईस्ट के बदले वेस्ट डाल देगा, सदर्न के बदले नदर्न डाल देगा, ठीक है। ये एक सोशल एनिमल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हार्बीवोरस है और एक्सलेंट स्विमर है। ये तो बिल्कुल याद रखना, क्योंकि एक बार कैमल के बारे में पूछ लिया था, खराई कैमल आई गेस यूपीएससी में पूछ लिया गया था कि वो एक एक्सलेंट स्विमर है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि ये एक एक्सलेंट स्विमर है। हम किसके बारे में बात करें, हम केफ बफेलो के बारे में बात करें एज पर द एग्जाम इज कंसर्न, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें L.69 और C10 ग्रुप आपसे पूछ लेगा तो आपको क्या ही पता चलेगा एग्जाम में किससे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप यूनाइटेड नेशन का P5 परमानेंट 5 मेंबर देखते तो वो चाइना, फ्रांस, रसिया, UK, US है। उसके साथ साथ इंडिया भी चाह रहा है कि UN के परमानेंट मेंबरशिप में, बिल्कुल ये डिजर्व वाला बात है। तो अब G4 नेशन क्या है उसको हम लोग देखते हैं पहले। तो ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ये लोग जो है ना सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को बिड्स फॉर परमानेंट सीट इन UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कौन कौन, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, और इन लोगों ने G4 ग्रुप इन्होंने बनाया, ठीक है। जब L.69 हम लोग देखते हैं तो 42 डेवलपिंग नेशन जो होते हैं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ ही साथ कैरिबियन हो गए और पैसिफिक आइलैंड के जो स्मॉल कंट्री है जो इंडिया को सपोर्ट करता है ग्लोबल साउथ में, ये लोग जो है ना इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू अचीव अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म इन UNSC, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म हो UNSC से। तो आपको पता होना चाहिए L.69 जो है वो कहाँ कौन से इन्वॉल्वमेंट है इस कंट्री में, एशिया भी, अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म हो उसके बारे में ये लोग बात करते हैं। जब हम लोग C10 देखें, C10 ग्रुप देखें तो कमिटी ऑफ 10 भी इसको बोलते हैं, इज अ ग्रुप ऑफ अफ्रीकन कंट्री, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ का ग्रुप है जो एडवोकेट्स करता है कि UNSC में रिफॉर्म हो। तो किसका है, अफ्रीकन कंट्रीज़ का ग्रुप है। अफ्रीकन कंट्री जो बहुत सारे जो कंट्रीज है अफ्रीकन कंटिनेंट का, उन लोगों ने ये बनाया है और पार्ट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, जो अफ्रीकन यूनियन अभी G20 में ऐड हुआ है उसका ये पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक कॉफ़ी क्लब है, कॉफ़ी क्लब आपको पूछेगा तो क्या आइडिया लगेगा एग्जाम में, जो एक कॉफ़ी होगा उसका क्लब है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैसे कंट्री है जो परमानेंट सीट्स के लिए डिमांडेड जो कर रहे हैं G4 को, उसको ये काउंटर करता है। तो इसमें कौन हो सकता है, इंडिया को काउंटर कौन करेगा, देखो ना, चाइना, पाकिस्तान तो होगा ही, ठीक है, उसके साथ साथ इटली। तो इटली के अंदर में साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना इस कॉफ़ी क्लब के मेंबर है, जो इंडिया का जो 5 परमानेंट मेंबरशिप का जो बात हो रहा है उसका ये काउंटर करते हैं। इंडिया का ही नहीं, G4 को ये काउंटर करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
आप देखो कोरागा ट्राइबल कम्युनिटी ऑपरेशन स्माइल, तो जो ये कोरागा ट्राइबल कम्युनिटी है ना, ये पीबीटीजी है। पीबीटीजी जो होता है ना, प्राइवेट पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होता है। जो ट्राइबल ग्रुप के अंदर में भी जो लीस्ट डेवलप है ना, उसको हम लोग पीबीटीजी बोलते हैं। और ये कैसरगोड केरला में फाउंड पाया जाता है और ये टुलू लैंग्वेज बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेशन स्माइल क्या है, तो इनका जो होमलेस पीपल है ना, उनका रिहैबिलिटेट सपोर्ट करना, ठीक है, होमलेस पीपल को, जिसको हम लोग ऑपरेशन स्माइल बोलते हैं। रिहैबिलिटेशन करेंगे तो फेस पे स्माइल आएगा ही, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ऑपरेशन स्माइल बोलते हैं। ये आपको बिल्कुल जानने की जरूरत है, किस एरिया में ऑपरेशन स्माइल क्या है, ये आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए। अगर हम लीडर ऑफ अपोजिशन देखें, जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा में होता है, स्टेट असेंबली में भी होता है, लेकिन हम लोकसभा राज्यसभा का कंसर्न लेके समझे, तो इसको आप देखोगे, इसका ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कब हुआ, 1969 में। अब कोई चीज़ 1969 में हुआ और आज़ादी 1947 में हुआ, हमारा इलेक्शन हो गया, लेकिन 1969 में फर्स्ट टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब ये स्टैच्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन इसको है। तो जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, इनका जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, ये एक स्टैच्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये बना है, ठीक है। इनका जो सैलरी और अलाउंस होता है वो पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1977 से ड्रॉ होता है, और इनका जो इक्विवेलेंट है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा मिलता है। तो इनके जो भी अलाउंस है ना, वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है, क्योंकि जो लीडर ऑफ अपोजिशन इसको शैडो प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं। शैडो प्राइम मिनिस्टर इसलिए बोलते हैं कि पीएम क्या काम कर रहे हैं ये क्लोज आई रखते हैं, क्योंकि अब लीडर ऑफ अपोजिशन किसका होता है, जो भी 10% या लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो होंगे उनको मिलता है। अब क्या हो गया कि पिछले बार आप देखोगे 2019 का इलेक्शन, तो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी कांग्रेस थी, उनका 10% सीट भी नहीं था। तब वहाँ पे जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगा या फिर 10% सीट जिसका होगा, इन दोनों में से जो क्राइटेरिया फुलफिल होगा, उनको हम लोग उनमें से लीडर ऑफ अपोजिशन आते हैं, ठीक है। इंटाइटल टू फ्रंट रॉ सीट ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में इनको फ्रंट रॉ सीट दिया जाता है जब प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है ना। एक्ट एज अ शैडो पीएम, हमने बताया आपको। रिप्रेजेंट डिसेंट इन पीएम लेड कमेटी फॉर की अपॉइंटमेंट, तो पीएम कुछ कमेटी को लीड करते हैं, उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे अगर सीबीआई के डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन उस कमेटी में होते हैं। चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट का जो मेंबर को अपॉइंट किया जाता है या चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है, तो उसका जो कमेटी बनता है उसमें पीएम रहते हैं, उसके साथ साथ एलओपी भी रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी भी रहते हैं। लोकपाल के गठन में भी इनका रहता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, इन दोनों में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं पीएम के साथ, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ पार्टिसिपेट्स इन कमेटी में भी इनका पार्टिसिपेशन होता है, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी हो गया, एस्टीमेट कमेटी हो गया, या फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया। इन सब में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ये आपको बिल्कुल जानने की जरूरत है। अब जब शैडो कैबिनेट हो गया था, हम इसके बारे में पढ़ लेते। शैडो कैबिनेट जो है ना, इंडिया में अभी तक नहीं बनाया गया, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने चाहा कि हम शैडो कैबिनेट बनाए। क्या होता है कि अगर कोई पीएम है तो उसके रिफ्लेक्शन में एलओपी हो गया, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है तो उसके रिफ्लेक्शन में शैडो बनाया जाएगा कि उसका जो होगा ना, वो अगर कभी वो सत्ता में आएंगे तो उसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए, ताकि वो फाइनेंस मिनिस्टर को रीड करे क्या पॉलिसी लाया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं शैडो कैबिनेट। जितना कैबिनेट, अगर 15 को कैबिनेट मेंबर है मोदी गवर्नमेंट में, तो ऐसे इंडिया गठबंधन भी क्या करेगा, 15 को शैडो कैबिनेट बनाएगा, उनके शैडो में, हर एक इंडिविजुअल के शैडो में, ठीक है। तो ये ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम का है, ठीक है। फॉर्म बाय द अपोजिशन पार्टी, नॉट ऑफिशियली शैडो कैबिनेट फॉर्म एंड नॉट मैंडेट बाय द लॉ इन इंडिया। इंडिया में आज तक नहीं बनाया गया और कोई इसके ऊपर मैंडेट लॉ भी नहीं है, ये भी आपको जानने की जरूरत है। अब डेलिमिनेशन एक्सरसाइज, डेलिमिनेशन मतलब होता है कि या तो स्टेट को बांट के नंबर ऑफ एमपीसी को इंक्रीज किया जाए, या फिर जो भी आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट को, एमएलए की सीट को इंक्रीज किया गया, उसको हम लोग डेलिमिनेशन एक्सरसाइज करते हैं। रिसेंटली अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 को अगर आप देखते हो तो इंपावर करता है पार्लियामेंट को टू इनैक्ट डेलिमिनेशन एक्ट टू आफ्टर एवरी सेंसस, हर एक सेंसस के बाद डेलिमिनेशन एक्ट बने। ये किसके पास पावर है, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है अंडर आर्टिकल 82, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 170 को देखें तो इसमें कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ईच स्टेट स्पेसिफाइंग दैट द मस्ट हैव बिटवीन 60 to 500 मेंबर। तो अब इसमें ये बोलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का आप देखे होंगे कि कुछ स्टेट पे जरूर 45-40 एमएलए है, लेकिन ये स्पेसिफाई करता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नंबर ऑफ एमएलए होंगे वो 60 मिनिमम होगा, 500 मैक्सिमम होगा, इसी के बीच में सिर्फ 5 होना चाहिए। ये इस बात को इंश्योर करता है।
फर्स्ट डेफिनेशन एक्ट कब हुआ था? 1951 में। डेफिनेशन कमीशन इज अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको अपॉइंट कौन करता है? डेफिनेशन कमीशन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और किसके अंदर वर्क करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ये वर्क करता है। इसका कंपोजिशन क्या होता है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन इसके कंपोजिशन में होते हैं। लेकिन क्या ये 2024 में पूछ लिया गया प्रीवियसली कितने डेफिनेशन कमीशन बन चुका है? तो एक बार 1952 में बना, जो 1951 हम कह रहे हैं, 1952 में एक्सरसाइज हुआ, 1952 में बना, ठीक है। 1963 हो गया, 1973 हो गया, 2002 हो गया। तो ये 4 बार बना, ये ईयर आपको याद रखने की जरूरत है। जब हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं तो ये एलोकेशन ऑफ फिक्स सीट को ना फिक्स कर दिया लोकसभा में, और एंड डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट 1971 सेंसस अंटिल 2000। तो 91 सेंसस के हिसाब से 2000 तक ये फिक्स कर दिया, 2000 ईस्वी तक फिक्स कर दिया। जब 87th अमेंडमेंट एक्ट आप देखते हो 2001 के एक सेंसस के हिसाब से आप देखते हो, तो ये रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्री विदाउट अल्टरिंग द नंबर ऑफ लोकसभा सीट। तो ये बाउंड्री को रीएडजस्ट करता है, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट है ना वो विदाउट अल्टर, नंबर ऑफ सीट जो एमपी के, नंबर ऑफ एमपी जो है ना लोकसभा, उसको बिना छेड़छाड़ के, मतलब उसके नंबर को कम ज़्यादा, नंबर ऑफ एमपी जितने भी हैं उसको कम ज़्यादा किए हुए ही ये क्या किया गया? रीएडजस्टमेंट किया गया बाउंड्री को, ठीक है, 2001 के सेंसस के हिसाब से, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा था, ठीक है। तो अब जो डेलिमिनेशन होने वाला 2026 में होने वाला है, ठीक है, ये भी आपको जानने की जरूरत है। जब हम गिब्बन हैबिटेट देखें तो असम में एक होलंगपर गिब्बन सेंचुरी है, ये आपको पता होना चाहिए सेंचुरी कहाँ पे है, और ये ओनली एप इन फाउंड इन इंडिया। ये जो भी आपके गिब्बन है ना, ये एक ओनली एप है जो इंडिया में फाउंड होता है। व्हाट इज एप? तो आप एप को देखते हो, अ टाइप ऑफ एनिमल लाइक लार्ज मंकी विथ नो टेल, कोई टेल नहीं है इसको, ठीक है, और ओनली वेरी शॉर्ट टेल, बहुत छोटा टेल, इसको हम लोग एप बोलते हैं। ये एक जो गिब्बन है ना, इंडिया में ऐसा टेल है, ऐसा एप है जो ओनली फाउंड इन इंडिया, इसके अलावा कोई नहीं फाउंड होता है, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया ये वाला रीजन, ठीक है, जैसे मलेशिया वगैरह हो गया, स्पेन इन इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश एंड सदर्न चाइना में भी पाया जाता है। ये भी आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत है। 2 तरह का गिब्बन होता है, एक ईस्टर्न हॉलॉग गिब्बन होता है, एक वेस्टर्न हॉलॉग गिब्बन होता है। जो ईस्टर्न वाला है वो स्पेसिफिक देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन जो वेस्टर्न हॉलॉग गिब्बन है 2 टाइप के होते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे में पाया जाता है, इंक्लूडिंग आपके अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह में भी पाया जाता है, और म्यांमार मणिपुर वगैरह में भी पाया जाता है। ये आपको जानने की जरूरत है। अब इसके 2 होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। जो मेल होता है ना उसका ब्लैक कलर होता है, और फीमेल जो होता है ना उसका जो फर होता है, फोर मतलब जो हमारा जो स्किन के ऊपर जो भी हेयर होता है वो आपका ग्रे ब्राउन होता है, और इसका डार्कर एट द चेस्ट एंड नेक, चेस्ट और नेक पे इसका जो होता है ना डार्कर कलर होता है ग्रे ब्राउन में, ठीक है। लेकिन मेल और फीमेल को आप देखोगे ना सेम साइज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बोल देगा मेल इज इन ग्रेटर देन इन साइज रेस्पेक्ट टू फीमेल दे देगा, बट डिफरेंट इन कलर, लेकिन इनका कलर डिफरेंट होता है। तो ऐसे पूछ सकता है, ये स्टेट में आपको पूछ देगा मेल और फीमेल का साइज सेम है लेकिन आपका कलर डिफरेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। अब देखो मोनोगेमस है, मतलब एक ही पार्टनर के साथ लाइफ लॉन्ग रहता है, ठीक है। लाइफ स्पेन 25 ईयर्स है। आइशियन अगर आप वेस्टर्न का देखोगे, वेस्टर्न हॉलॉग गिब्बन का, तो इंडेंजर्ड है, और ईस्टर्न हॉलॉग गिब्बन को देखोगे तो वल्नरेबल है, और शेड्यूल 1 में भी आता है ये 2। अब देखो इन लोग का जो आइशियन स्टेटस है दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों जो है ना शेड्यूल 1 में ही आता है, WPA ऑफ 1972। इस बात को समझना है। अब जब भी इलेक्शन होता है उसके बाद एग्जिट पोल आता है। एग्जिट पोल आफ्टर इलेक्शन होता है, बिफोर इलेक्शन नहीं होता है, इस कंफ्यूजन में मत रहना। तो इलेक्शन होने के बाद किसको कितना सीट जीत रहा है, ये क्राइटेरिया पब्लिक का जो रिएक्शन होता है उससे बहुत सारे कंपनीज को डिसाइड करता था। दैट इज कॉल्ड एग्जिट पोल, रेगुलेटेड बाय सेक्शन 126A ऑफ RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से ये 126 सेक्शन से ये रेगुलेट होता है। एनी पर्सन ब्रेक सेक्शन 126A punishable with the imprisonment for term which may extended to 2 years और with a fine और with both। तो अब जो इसको ब्रेक करेगा किसको, सेक्शन 126A को, वो क्या है, रेगुलेट करता है एग्जिट पोल को। इसको कोई भी अगर इसको ब्रीच करेगा तो उसको पनिशेबल होगा विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ टर्म ऑफ 2 साल, या फिर फाइन के साथ, या विथ और विदाउट फाइन के साथ। तो ये इसका पनिशेबल है, ठीक है। अब देखो तंबाकू देखते हैं, वर्ल्ड तंबाकू डे देखोगे उससे पहले देखो PV संधू, इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस साल अगर देखोगे तो इसका थीम क्या है, तो वर्ल्ड नो तंबाकू डे जो है ना उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम तंबाकू इंडस्ट्री इंटरफ्रेंस, ठीक है, ताकि ये इसका थीम है। तो आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड तंबाकू डे कब बनाया जाता है, इसको जरूर बताना, ठीक है। मेंबर स्टेट ऑफ द WHO क्रिएटेड वर्ल्ड नो तंबाकू डे 1987। तो जो भी WHO के मेंबर ऑफ स्टेट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, 1987 में इन्होंने वर्ल्ड नो तंबाकू डे स्टार्ट किया, क्रिएट किया।
इन इंडिया इंट्रोड्यूस एट, अब तम्बाकू जो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1605 में पोर्तुगीज जो आए थे तो उन्होंने तम्बाकू वगैरह स्टार्ट किया इंडिया में। जब प्रोडक्शन देखोगे तो गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है, लेकिन उसके साथ साथ कर्नाटका, यूपी, बिहार में भी, अब सी बात है यूपी बिहार में कैसे नहीं होगा तम्बाकू, तो यहाँ भी होता है। टेम्परेचर कितना नीड है, तो 20 से 27 डिग्री नीड है, और रेन कितना चाहिए, एटलीस्ट अबाउट 500 मिलीमीटर या 50 सेंटीमीटर भी आप कह सकते हो, इतनी बारिश जरूरत बिल्कुल होती है। अगर 1200 मतलब 120 से ज़्यादा ऊपर चला गया बारिश तो ये बिल्कुल नहीं वहाँ पे हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंटरिम बेल क्या होता है। आप गए और आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए मांगे या रेगुलर बेल मांगे, आपको नहीं मिला, उससे पहले सॉरी, एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल से पहले जो बेल मांगा जाता है उसको बोलते हैं इंटरिम बेल। द शॉर्ट टर्म टेम्परेरी रिलीफ टू इंडिविजुअल entangled in the legal proceeding before the hearing for the grant of regular or anticipatory bail। तो एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल से जो पहले बेल मांगा जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत, ठीक है। पीरियड ऑफ इंटरिम बेल कैन बी एक्सटेंड, ऐसा नहीं है पीरियड इसका एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन जब आप परमिंदर सिंह केस देखते हो, परमिंदर सिंह एंड अदर्स केस देखते हो स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें कुछ क्राइटेरिया दिया गया कि हम किसको इंटरिम बेल देंगे, तो ऐसे लोग को देंगे जो एक्यूज फीलिंग फ्रॉम जस्टिस, कोई भाग ना जाए, ऐसे एक्यूज को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कोई अगर टेम्परिंग विथ एविडेंस, कोई इतना बड़ा आदमी है उसको हम इंटरिम बेल दे दिया और एविडेंस को ही टेम्पर कर दे तो उसको हम नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद क्लियर केस ऑफ कस्टोडियल इंट्रोगेशन, अब ऐसा केस दिख रहा है जिसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन का बहुत नीड है, ठीक है, मतलब पुलिस उसको इंट्रोगेशन करेगी, उसको हम लोग नहीं देंगे। एप्लीकेशन फॉर ए ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल कैन नॉट बी हियर एट एन अर्ली डेट, अब ऐसा एप्लीकेशन फॉर ए ग्रांट, अब एंटीसिपेटरी बेल जो है ना वो अर्ली डेट पे हियर नहीं किया जा सकता है, उसकी बातें इसमें बोलेगी। ये 4 क्राइटेरिया आपको बिल्कुल ध्यान पे रखना है, लेकिन कुछ अलग सम कॉमन ग्राउंड जिस पे हम लोग देते हैं, जैसे किसी को सीरियस मेडिकल कंडीशन हो गया, ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर हो, जैसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी वगैरह करना है, किसी का एज ज़्यादा है, हेल्थ ऑफ फैमिली मेम्बर या खुद का हेल्थ हो गया, इन सब कंडीशन में मिल सकता है। इफ़ द इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम डिस्पाइट ऑफ हिज कॉपरेशन, अब कोई बंदा बहुत ज़्यादा कॉपरेशन किया हुआ है तब भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जस्टिस डिले हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस का बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है, तो उस केस में भी हम लोग दे सकते हैं, दिया जाता है। अब देखो इंडियन फिजिकल डेफिसिट का बात हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट को नहीं पढ़ना है, पता होगा फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में गैप, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से बिलोंग करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होता है, और ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्टर के। ये एक्सचेकर कंट्रोल है, एक्सचेकर मतलब जो राजकोष है, स्टेट का जो अकाउंट है उसके ये कंट्रोल करते हैं। इंटरनल ऑडिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी ध्यान पे रखना है। एनालिसिस करते हैं एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू का, और रेवेन्यू जो उसके साथ जो बोरो किया जाता है, जो भी पैसा कम होता है गवर्नमेंट के लिए तो बोरो किया जाता है, ठीक है। एंड वेरियस फिजिकल इंडिकेटर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो हम लोग बोरो करते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट, उसके इंडिकेटर को ये लोग एनालिसिस करते हैं। कौन करते हैं? CGA। इनका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर कि पेंशन जो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एम्प्लॉय को, ये भी इसका देख करते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम में अगर पूछ देगा एनाकोंडा स्ट्रैटेजी, तो आपको क्या लगा? एनाकोंडा जानवर है, उसकी स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो जब एनाकोंडा स्ट्रैटेजी को हम देखेंगे तो क्या होता है एनाकोंडा स्ट्रैटेजी, तो ये एक मिलिट्री टैक्टिक्स है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है और साइबर वॉरफेयर है जो चाइना यूज़ कर रहा है अगेंस्ट ताइवान। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो एनाकोंडा स्ट्रैटेजी बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो कैरा सी न्यूज में है, जहाँ पे रशिया का न्यूक्लियर पावर वेसल एक्सीडेंट हो गया, तो वो अलग कंसर्न है, लेकिन ऐसे भी पूछ सकता है स्टेटमेंट वाइज। लेकिन कारा सी जो है ना उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम कारा सी देखेंगे तो कारा सी के नॉर्थ में क्या है, तो फ्रांज जोसेफ लैंड है, ठीक है। लेकिन अगर कारा सी है कहाँ, तो साइबेरिया जो रशिया का है उसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कारा सी है, ठीक है। उसके साथ साथ जब हम कारा सी को देखते हैं तो कारा सी के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में क्या इसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में क्या फ्रांज जोसेफ है। इसके वेस्ट में क्या है, तो इसके वेस्ट में नोबाया जेमलिया है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये सब लैंड है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे, तो जो कारा सी है ना, इसके आप इधर देखोगे, इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सेवनमानिया जमलिया ऑफ रसिया है, लैंड है।
इसमें आपको क्या समझना है, तो देखो आपको ऐसे पूछ सकता है कि जो आपका कारा स्ट्रेट है, ये कारा स्ट्रेट है, और नोबाया जमलिया है, ये जो आपको ये कैरा सी को सेपरेट करता है बैरेंट सी से, ये स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है। तो ये दोनों कैरा सी को बैरेंट सी से सेपरेट करता है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब देखो जो लैप्टेक सी है उसको कैरा सी से कौन सेपरेट करता है, तो सेवमानिया जेमलिया जो है ना, जेमला जो भी है, मे बी रॉन्ग विथ माई प्रोनाउंसिएशन, इसको सेपरेट करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट सी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी जब भी आप नॉर्दर्न की तरफ मूव करते हो, टॉपिक जब भी आप पोल की तरफ मूव करते हो, अदर पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो ऑब्वियस सी बात है आप देखोगे कि कोल्डनेस बढ़ जाता है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडल सी। जब आप एडल सी को देखते हो तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में सैंडविच है। ठीक है, तो नॉर्थ में हो गया कजाकिस्तान और साउथ में हो गया उज्बेकिस्तान। उसके साथ साथ ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। इनलैंड वाटर बॉडी मतलब इनलैंड मतलब लैंड के बीच में घिरा हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ सिर दरिया रिवर और अमू दरिया रिवर इसको फीड करता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है अमू दरिया रिवर, सिर दरिया रिवर, ये इसको फीड करता है। लेकिन ये दोनों रिवर जो है ना किस पे डिपेंड करता है, ग्लेशियल मेल्ट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट करता है वैसे वैसे इसमें पानी आता है, वो इसको फीड करता है। अब ये किसको, अब ये अभी ना इस पे ऊपर कंसर्न है, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं इसके एग्जिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, तो ये ड्रेन्स करता है, किस किस को पानी देता है, तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और किर्गिस्तान। ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत है, डायरेक्ट आपको पूछ देगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप ब्लैक सी को देखो, ये लास्ट है। तो ब्लैक सी के चारों तरफ कौन कौन से कंट्री है, तो वो देखो, तो रसिया है, यूक्रेन है, इधर जॉर्जिया है, तुर्की है, बल्गेरिया है, रोमानिया है। तो ये दोनों आप देखो वेस्ट में है, फिर ऊपर यूक्रेन है, और यहाँ पे क्रीमिया भी है, ये भी आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, लेकिन कोस्ट लाइन अगर आप देखते हो तो कोस्ट लाइन में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन ब्लैक सी को कौन कवर करता है, तो रसिया, फिर टर्की, फिर यूक्रेन। रसिया, टर्की, यूक्रेन, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। अब देखो सी ऑफ अजो देखते हो तो ये ब्लैक सी को कनेक्ट करता है कर्च स्ट्रेट से। तो स्ट्रेट वो होता है जो दो सी को कनेक्ट करता है। देखो मैंने कैसे बनाया है, तो सी ऑफ अजो और ब्लैक सी, सी ऑफ अजो यहाँ पे, सी ऑफ अजो और ब्लैक सी को कौन कनेक्ट करता है, कर्च स्ट्रेट। देखो यहाँ कर्च स्ट्रेट है। ठीक है, फिर ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा यहाँ पे, उसको कौन कनेक्ट करता है, तो बोर्पस स्ट्रेट कनेक्ट करता है। और सी ऑफ मरमरा को एगियन सी से कौन कनेक्ट करता है, वो ग्रैंडिलस स्ट्रेट कनेक्ट करता है। हम फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पे सी ऑफ अजोब है, यहाँ ब्लैक सी है, इसको कौन कनेक्ट करता है, कर्च स्ट्रेट करता है। ठीक है, इस यहाँ ब्लैक सी है, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कौन कनेक्ट करता है, बोर्पस स्ट्रेट कनेक्ट करता है, यहीं पे इस्तांबुल के आसपास है। और ये जो सी ऑफ मरमरा है और यहाँ पे एगियन सी है, इन दोनों को कौन कनेक्ट करता है, तो डैंडिलस स्ट्रेट कनेक्ट करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको मज़ा आया होगा। और हम लोग मैपिंग करते रहेंगे, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। और ऐसे ऐसे टर्म आ रहा है, इंट्रीम बेल आपको पता होना चाहिए, और एनाकोंडा स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। हम लोग डेफिनेटली हिट कर रहे हैं उन सब एरिया को जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट हेल्पफुल होगा। थैंक यू एवरीवन।